Hello students, welcome back to my next video for class 12 beginner. So if you are new viewer, then this is my channel Khushbu Singh Commerce Classes. Please subscribe that channel. So today we are going to learn a new topic, that is accounting treatment of reserve and accumulated profit और losses. I hope मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको रिज़र्व का मीनिंग बताया था. रिज़र्व इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. और व्हाट डू यू मीन बाय अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस? अकुमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस जो आप इकट्ठा करके रखे हो आपके पुराने ईयर्स का. ठीक, तो दैट इज़ योर टॉपिक. चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम. सो हम क्या सीख रहे हैं कि जब पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होती हैं तो क्या क्या एडजस्टमेंट करना होता है, जिसमें हमने 2 वीडियो बनाया था. पहले वीडियो में हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा और दूसरी रेशियो में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा. और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होती हैं तो हम रिज़र्व और अकुमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को कैसे ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करना. ठीक, अगर क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ठीक, तब आप क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज़ करोगे. और अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि वो फिक्स्ड कैपिटल है तो आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट का वर्ड यूज़ करोगे. ठीक, अब चलिए अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के केस में कैसे हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं. तो आप ये याद रखिएगा, ये जो प्रॉफिट और लॉसेस है ये आपका पुराना प्रॉफिट एंड लॉसेस है, मतलब पुराने पार्टनर्स का है. तो ये पुराने पार्टनर्स को किस रेशियो में मिलेगा? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा. क्यों? क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स ने खुद रखा है. तो जब भी कोई चीज़ें चेंज होती हैं तो जो चीज़ें पुराने पार्टनर्स की होती हैं उनको पुराने रेशियो में दे दिया जाता है. तो ये रीज़न है आपका कि जब भी आप प्रॉफिट और लॉस बांटोगे तो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांटोगे. ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं जनरल एंट्रीज क्या होगी इसकी. तो इन केस अगर आपका प्रॉफिट हुआ होता है, ठीक है, आपके पास पुराना प्रॉफिट बचा हुआ होता है या फिर कोई रिज़र्व बचा हुआ होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? वो पुराना प्रॉफिट या रिज़र्व है तो वो पुराने पार्टनर्स के बीच बटेगा, तो आप उनको पुराने पार्टनर्स में बांटते हो. तो देखिए आपका फर्स्ट जनरल एंट्री है कि फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिज़र्व एंड अकुमुलेटेड प्रॉफिट. यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है. ठीक है, मतलब आपके पास कुछ रिज़र्व है और कुछ प्रॉफिट है, उसको आपको पार्टनर्स के बीच बांटना है. आप यहाँ एक नया टर्म देख रहे होंगे, वर्कर कंपनसेशन रिज़र्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व. तो ये अपने आप में एक टॉपिक है, तो हम इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. अभी आप बस रिज़र्व और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखिए. तो अगर आपके पास पहले से कोई रिज़र्व या फिर कोई प्रॉफिट बचा हुआ होगा तो वो आप पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में दे दोगे. ठीक, तो देखिए आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो प्रॉफिट बचा है वो प्रॉफिट है या लॉस है? तो अगर उस प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रॉफिट है. और अगर वो डेबिट बैलेंस होगा, सॉरी ये रहा डेबिट बैलेंस होगा, तो आप समझ जाना कि वो लॉस है. तो देखिए आप जब प्रॉफिट बांटोगे तो आपकी एंट्री बनेगी रिज़र्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर वो फ्लक्चुएटिंग का केस होगा तो. और अगर वो फिक्स्ड का केस होगा तो आप लिखोगे टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट. ठीक, तो इस तरीके से आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स के बीच में. अब नीचे देखिए लॉस का है. इन केस अगर आपको लॉस होता है तो देखिए प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में क्या हुआ? रिज़र्व और प्रॉफिट एंड लॉस, और क्रेडिट में हुआ पार्टनर्स कैपिटल. वैसे ही अगर आपको लॉस हुआ होगा, आपका लॉस होगा पहले से, तो आपकी एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाती है, पलट जाती है. ठीक, तो आपकी एंट्री बन जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे आप, और अगर फिक्स्ड होगा तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखोगे। अब आप नीचे देख रहे होगे, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको इसका मीनिंग पता होगा। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो देखिए, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आप काफ़ी ज़्यादा लमसम में कर चुके होते हो, ठीक है, और आप हर ईयर से उसको धीरे धीरे डिडक्ट करते हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में एडवर्टाइजमेंट, एक नई कंपनी आई और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट 10 लाख का कर दिया। ठीक है, तो आप बताओ, एक नई कंपनी आते आते अगर 10 लाख का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिखाने लगेगी तो उसको प्रॉफिट लॉस कितना ज़्यादा होगा ना, लॉस बहुत ज़्यादा होगा लॉस, क्योंकि इनकम होने से पहले इतना एक्सपेंस हो गया है करके। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, वो अपने एक्सपेंस को, इस तरीके के एक्सपेंस जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को एक इकट्ठे नहीं दिखाती हैं, वो हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट दिखाती हैं। तो वो आपका एग्जाम्पल है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और रही बात वर्कर कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट की, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप नीचे देख सकते हो। तो आपको फर्स्ट और सेकंड जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी, प्रॉफिट की और लॉसेस की, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप प्रॉफिट कैसे पहचानोगे और लॉस कैसे पहचानोगे। चलिए, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो आइए देखते हैं उसको। सो आप देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसके लिए एक स्टोरी समझते हैं। सो स्टोरी ये है आपकी कि सपोज़ मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है और उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, तो देयर में भी चांस कि कभी किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए और आपको ह्यूज कंपनसेशन देना पड़ जाए, क्योंकि वो वर्कर आप ही के फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो हो सकता है उसको कुछ लॉस हो जाए, तो आपको कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। तो सडनली इतना बड़ा लॉस आप कैसे कंपनसेट करोगे? तो आप क्या करते हो, अपनी प्रॉफिट में से कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इकट्ठा करके रखते हो। ठीक है, देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक रिज़र्व है। आपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा है, कि आपने ये सोच के रखा है कि सपोज़ अगर किसी वर्कर को कुछ होगा तो हम इस रिज़र्व में से उसको कंपनसेट करेंगे। तो ये रहा आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का मीनिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आपकी बुक देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सो आप देख सकते हो, आपकी बुक में लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ अ रिजर्व set aside out of firm's profit to meet possible liability to pay compensation to employees। देखिए, if it arises say for accident, that means आप एक रिज़र्व बनाते हो जो कि वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से होता है। ये रिज़र्व आप प्रॉफिट में से क्रिएट करते हो, ये सोच के कि कल को अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को चोट लगती है या उनका एक्सीडेंट होता है तो वो आपके लिए क्या होगी, आपकी लायबिलिटी होगी, तो आप उनको कंपनसेट करोगे। ठीक, और देखिए एक और चीज़, देयर में भी चांस कि एक्सीडेंट हो भी सकता है और एक्सीडेंट नहीं भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि क्लेम हुआ भी हो और क्लेम ना हुआ हो। अब अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो थोड़ी ना कोई वर्कर आएगा और आपसे एक्सपेंस लेगा, नहीं ना। और अगर एक्सीडेंट हुआ होगा तब तो आपसे क्लेम करने ज़रूर आएगा। तो देखिए, केस दोनों हो सकता है। आप बस अपना रिज़र्व बना के रखते हो, अगर हुआ एक्सीडेंट तो आपसे क्लेम मांगा जाएगा और आपको कंपनसेशन देना होगा, और अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपसे क्लेम नहीं मांगा जाएगा और आपको कंपनसेशन नहीं देना होगा। तो चलिए आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, इट ऑल्सो मीन्स दैट क्लेम मे बी इक्वल और लोअर और हायर देन अमाउंट ऑफ रिजर्व। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने रिज़र्व बनाया है 10,000 का, ठीक, और किसी वर्कर को चोट लग जाती है, ठीक है, और वो क्लेम भी आपसे 10,000 का कर रहे हैं, तो जितना आपने रिज़र्व बनाया उतना ही उसने क्लेम किया। तो ये फर्स्ट केस हो गया।
अब आप मान लीजिए कि आपका रिज़र्व 10,000 का था, एक वर्कर का एक्सीडेंट हुआ और उसकी हाथ टूट गई और उसमें उसका एक्सपेंस हुआ 3,000, तो उसने आपसे कंपनसेशन मांगा। तो आपके पास कितना रिज़र्व है 10,000 का, बट कंपनसेशन कितना देना हो रहा है 3,000 का। तो ये हो गया आपका लोअर का केस। अब एक लास्ट केस क्या होगा, अब देखिए अगर किसी कंपनसेशन में वर्कर को ज़्यादा चोट लग जाती है और वो कंपनसेशन आपसे 15,000 मांगता है, तो आपके पास तो रिज़र्व बस 10,000 का है बट कंपनसेशन तो 15,000 का है। और ऐसा भी नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, आपको वो 15,000 देना ही होगा। तो ये इस तरीके से हमने ये तीनों केस डिस्कस कर लिया। अब हम वन बाय वन एक एक केस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और इसकी जनरल एंट्रीज भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर डिफरेंट केसेस देखो। व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने जो रिज़र्व बनाया था किसी वर्कमैन कंपनसेशन देने के लिए, अगर उसको चोट लगेगा तो कंपनसेशन देने के लिए, तो हो सकता है कि उस दौरान या उस पूरे ईयर में किसी को कोई चोट ना लगी हो, ठीक। तो क्योंकि किसी को चोट नहीं लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो जनरल रिज़र्व माना जाएगा और उसे पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो देखो जब आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका जनरल एंट्री क्या बन जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना रहे हो तो, या अगर आप फिक्स्ड कैपिटल बना रहे हो तो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सो आई होप आपको फर्स्ट जनरल एंट्री क्लियर होगी। इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत इजी है, सिंपल सा है कि आपने जो रिज़र्व बनाया था जिस पर्पज़ के लिए वो चीज़ हुई ही नहीं, तो जब वो हुई ही नहीं तो आप क्या कर रहे हो, उसको पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो। सो फर्स्ट केस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपना सेकंड केस देखते हैं। तो देखिए सेकंड केस में बोल रहा है कि आपका जो है कंपनसेशन वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और इसमें आपके 3 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस बोल रहा है कि आपने जो जितना रिज़र्व बनाया है, एक वर्कर को चोट लगी और उसने क्लेम में भी उतना ही रिज़र्व मांगा, मतलब आपका जो क्लेम है आपके रिज़र्व के बराबर है, आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के बराबर है। सेकेंड केस बोल रहा है कि आपका जो क्लेम है वो कम है आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व से। तो चलिए पहले और दूसरे वाले केस को भी डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए जब आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व आप बना रहे हो और क्लेम एग्जिस्ट हो रहा है, यानी किसी वर्कर को चोट लगा है और वो आपसे क्लेम मांग रहा है और वो क्लेम जो है वो बराबर है आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के, तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी पहली, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखिए फर्स्ट में आपने क्या लिखा है, रिज़र्व के बारे में एंट्री लिखी है, और सेकंड में आप एंट्री में लिख रहे हो कि उसमें से जो क्लेम हुआ उसके बारे में। तो क्योंकि आपका जो क्लेम है और आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व दोनों बराबर है, इसलिए जनरल एंट्री आपकी ये होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा जनरल एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। तो ये क्या का केस हो गया, जब आपका जो क्लेम हुआ है वो आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के बराबर था, उसका सिचुएशन है। अब चलिए सेकंड केस में चलते हैं। तो सेकंड केस के बारे में मैंने आपको बता दिया था एग्जांपल में। इस केस में क्या हो रहा है कि वर्कर को चोट लग रही है बट उनका जो क्लेम है वो आपके रिज़र्व से कम का है, ठीक है, उनका क्लेम आपके रिज़र्व से कम का है। तो देखिए उस केस में जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो हम चलते हैं उस केस का जनरल एंट्री देखते हैं। सो देखिए आपका सेकंड केस क्या था
कि आपका जो क्लेम है वो क्या हो रहा है, वो कम है आपके रिज़र्व से। तो देखिए, मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल पहला बताया था कि आपके पास रिज़र्व है 10,000 का और क्लेम कितने का हुआ है 3,000 का। तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले एंट्री बनेगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, जितने का क्लेम होगा। और क्योंकि आपका जो रिज़र्व है वो 10,000 का था एग्जांपल में, और आपका क्लेम 3,000 का हो रहा है, तो जो 7,000 रुपीज़ है वो तो आपके बचे हुए हैं और वो कुछ यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पैसे हम यूज़ नहीं करते हैं वो हम पार्टनर्स को उनके पुराने रेशियो में दे देते हैं। तो इसलिए आपकी एक और एंट्री बन जाती है जो कि होती है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना रहे हो तो, या फिर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट अगर आप फिक्स्ड कैपिटल बना रहे हो तो अब आपकी एंट्री बन जाएगी कौन से केस में, सेकंड केस, जब आपका क्लेम जो हो वो कंपनसेशन रिजर्व से कम हो। देखिए क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो वो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम सिंपल जनरल एंट्री बस देख रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी इस केस की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स और करेंट अकाउंट। तो चलिए सेकंड केस भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस के ऊपर। तो हमारा थर्ड केस क्या है कि जब आपका क्लेम जो है वो क्या है, हायर है, ठीक है, आपका क्लेम हायर है आपके कंपनसेशन रिजर्व से, तब क्या होगा। तो देखिए जब आपका क्लेम आपके कंपनसेशन रिजर्व से हायर होता है तो आपको हो जाता है नुकसान, ठीक है। तो वो जो नुकसान होती है वो आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करते हो। देखिए अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने आप में एक नया टॉपिक है जो कि हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, तो हम वहाँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी आप बस ये समझ लो कि जब भी आपका रिज़र्व कम पड़ जाता है आपके क्लेम से तो आप उसको एडजस्ट करते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट के हेल्प से, ठीक। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एग्जांपल कैसा होगा, तो देखिए आपका रिज़र्व था 10,000 का बट क्लेम आया 15,000 का, तो जो 5,000 है वो आप किससे एडजस्ट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो आपकी इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मेरे पास रिज़र्व 10,000 का है तो मैं 15,000 कहाँ से दूँ, क्यों, क्योंकि ये आपको पेमेंट करना ही है, तो इसके लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प लोगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से इसको एडजस्ट किया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने जो एडजस्ट किया है आप इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी शो करोगे। तो एक और एंट्री नई बन जाती है जो होती है आपकी पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें आपको जो लॉस हुआ है, क्योंकि लॉस तो हुआ है आपको, आपके पास रिज़र्व 10,000 का था बट आपको क्लेम 15,000 का देना पड़ रहा था, तो वो जो 5,000 का लॉस हुआ है वो आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। ये आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया है, अब कुछ नहीं है इसमें। हाँ, ये लिखा हुआ है नीचे कि आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन है, ठीक है, वो एक क्लेम होता है, ठीक है। तो क्लेम है यानी वो आपके लिए आपकी एक लायबिलिटी है। इसीलिए आप उसको उसकी एंट्री में लिखते हो प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। याद रखिएगा, आप ये मत लिखना एग्ज़ाम में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा ये लिखा जाता है क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है, इसलिए उसका नाम लिखा जाता है प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक। तो क्या क्लियर होगा कि हम क्यों लिखते हैं प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए हम ये लिखते हैं इसकी जगह। गलती से ये मत लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा आपका, आपको ये लिखना है।
चलिए अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये आपका एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो XYZ एक पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। आप यहाँ लिख लीजिएगा आपका फ्यूचर प्रॉफिट है, 1 मिनट लिख के बता रही हूँ, ये थोड़ा सा ठीक से हुआ नहीं प्रिंट। 2:3:5, ठीक है, 2:3:5 है, ठीक है, ये वाला चीज़, तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो XYZ एक पार्टनर्स हैं जिनका पहले का रेशियो दिया हुआ है 5:3:2 और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी रेशियो चेंज करेंगे और अब वो रेशियो होगा 2:3:5। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। ओल्ड रेशियो ये है और न्यू रेशियो ये है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में है, ठीक, एक रिज़र्व बना हुआ है, बैलेंस शीट में है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है आपका 1,20,000 का, ठीक, 1,20,000, 1 मिनट, ये रहा 1,20,000 बैलेंस शीट में है। एक क्लेम होता है आपका जो कि है 1,50,000 का। अब आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। सो देखिए ये आपका एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कोई टफ नहीं है। आपको मैंने 3 केस बताया था जब क्लेम एग्जिस्ट करता है। तो पहला, जब क्लेम इक्वल होता है रिज़र्व के, दूसरा जब क्लेम कम होता है रिज़र्व से, और तीसरा जब क्लेम ज़्यादा होता है रिज़र्व के। तो ये जो केस है वो कौन सा केस है? थर्ड केस है। आपका यहाँ पे क्लेम ज़्यादा है आपके रिज़र्व से। तो आई होप आपको जनरल एंट्रीज क्लियर होंगी। हमने अभी तुरंत पढ़ा है। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 जितना आपके पास है, ठीक है। शॉर्ट कितना हो रहा है, कम कितना पड़ रहा है, 30,000। तो आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक। और 2 प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000। आई होप आपको ये जनरल एंट्री क्लियर हुई होगी। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी क्लेम ज़्यादा होता है रिज़र्व से तो एक और एंट्री बनती है, वो होती है रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन आपका 30,000 लॉस था, तो आप इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देंगे। तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं XYZ, तो XYZ के ऊपर जाएगी। तो ये कौन से रेशियो में जाएगी? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में आपने लिखा है। सो आई होप आपको कैलकुलेशन आता होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आता होगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना बताया था, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी बताया था। सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसको सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको और ईज़िली समझ में आए। तो चलिए हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको फर्स्ट वाले केस में कोई डाउट नहीं होगा, जो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक। तो ये एंट्री तो क्लियर हो गया आप लोगों की। आपको डाउट था इस एंट्री में ना कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बटेगा कैसे। तो देखिए मैंने ये एंट्री लिख दी है, एंट्री तो क्लियर होगा। एंट्री मैंने आपको समझाया था। तो आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे बांटोगे? तो देखिए रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो, वर्किंग नोट, ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3:2, है ना, यही था ना रेशियो। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। आपका रेशियो है 5:3:2, सही है। तो चलिए अब आपका 30,000 को X, Y और Z के बीच में बांटना है। तो आप ऐसे निकालोगे 30,000 इंटू 5, टोटल कितना है 5, 3, 8 और 2, 10, तो डिवाइड बाई 10। वैसे इसका 30,000 इंटू 3/10 और इसका 30,000 इंटू 2/10। अब निकालिए आप, तो ये कैंसिल होगा। तो 3 इंटू 5 15,000, सेम 3 3 9,000, अगेन सेम 6,000। सो ये रहा आपका अमाउंट। तो आप ये डाल दीजिए। तो आप डालोगे 15,000, 9,000, 6,000,
और टोटल था 30,000। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये देखिए पूरा हो गया। सो आपको ये वाला क्वेश्चन अब तो क्लियर हो गया होगा, मैंने दोनों चीज़ बता दिया आपको। अब चलिए, अब हम ना एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेस से रिलेटेड है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का न्यूमेरिकल। मैंने सोचा क्यों ना एक आध दो न्यूमेरिकल में प्रॉफिट और लॉसेस का भी करवा दूं, तो ये आप लोगों के लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए बी एक फर्म में पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो है 4:1 और न्यू रेशियो है 3:2। ठीक। ऑन दैट डे प्रॉफिट एंड लॉस शो डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब आपका क्या हो रहा है, उस लॉस, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है आपका लॉस। तो उनका लॉस शो हो रहा है आपका कितना, 1 लाख रुपीज़ का। तो चलिए अब आपको करना क्या है, जर्नल एंट्री पास करनी है। सो आई होप आपको क्लियर होगा जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन हैं, तो आपके पार्टनर्स हैं ए और बी, और इनका रेशियो क्या है, तो हमारा ये जो लॉस है वो किस रेशियो में बढ़ता है, वो ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा। तो आप 1 लाख को 4:1 में बांटना आई होप आप लोग सीख गए होंगे। सो आप बांटोगे तो आपका आएगा 80,000 और 20,000। तो एंट्री बन जाएगी एस कैपिटल अकाउंट 80,000, बीस कैपिटल अकाउंट 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे इसका सॉल्व करके दिखाना चाहिए तो मैं वहाँ उसे ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है। और जहाँ मुझे लगेगा कि ये ईज़िली हम एक्सप्लेन करके आपको बता सकते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करके उसको बताऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, XYZ जो है वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। अब देखिए दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका ओल्ड रेशियो क्या है, ये आपका ओल्ड रेशियो है और ये आपका न्यू रेशियो है। अब आगे देखते हैं। सो दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग accumulated profit losses and reserve without affecting their book value passing a single entry। आई होप आपको सिंगल एंट्री का मतलब पता होगा, हमने इसे पास्ट एडजस्टमेंट में भी पढ़ा है। तो देखिए इस केस में आपको करना क्या है, आपको बस सिंपल सा एक सिंगल एंट्री पास करना है बिना किसी बुक वैल्यू को अफेक्ट किए। सो आपका ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हटके है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। का क्वेश्चन एडजस्टमेंट का है। तो मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बारे में बता रही थी, मैंने आपको बताया था जब भी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा तो क्या करना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन में भी हमको वर्किंग नोट बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो आपके पार्टनर्स हैं XYZ, लिख लेते हैं पहले। उनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और उनका न्यू रेशियो है 2:3:5। तो देखिए चलिए अब हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। तो आपका ओल्ड क्या है, चलिए एक्स का लिखिए, एक्स का 5/10 माइनस 2/10, वाई का 3/10 माइनस 3/10 यानी 0, और जेड का 2/10 माइनस 5/10। तो चलिए ये हो गया आपका 3/10, ये आपका 0 यानी ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, और इसका आंसर होगा -3/10। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी हमारा आंसर आया था माइनस में, तो हमने क्या समझा था कि वो क्या है, हमारा गेनर है। तो ये यहाँ पे जेड हमारा गेनर है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप एक बार गेनिंग रेशियो से भी निकाल सकते हो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड। तो चलिए हम एक बार निकाल लेते हैं। न्यू क्या था जेड का 5/10, ओल्ड क्या था
तो 2/10। तो आंसर क्या है आपका 3/10 गेनिंग आया ना, तो ये हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन एडजस्टमेंट का है तो आप क्या करते हो, सिंपल सी जनरल एंट्री पास करते हो। तो अगर आप सिंपल सा जनरल एंट्री पास कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, कंपनसेशन क्लेम पे करना होगा। याद कीजिए गुडविल में भी मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए आपको अमाउंट टोटल करना होगा। तो हमारा अमाउंट था जनरल रिजर्व का 6000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा था क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, वो था हमारा 24,000 प्लस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है, मेरा लायबिलिटी है, तो ये मेरा प्लस नहीं होगा, ये मेरा माइनस होगा। तो आंसर होगा 12,000। तो आप इसको सॉल्व करो तो 6 प्लस 24 30, 30 माइनस 12, तो आंसर आएगा हमारा 18,000। तो ये जो 18 है ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाउंट है। और इसमें हमें गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर का शेयर क्या है 3/10, इसको 3/10 से शेयर निकालना होगा। तो आंसर आएगा हमारा 5400। ठीक, तो अमाउंट मैंने निकाल दिया है। अब आप याद करो जनरल एंट्री क्या बनेगी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या थी जनरल एंट्री, तो सिंपल था गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे गेनर कौन है, तो यहाँ पे गेनर है आपका जेड। तो आप क्या लिख दोगे, गेन की जगह पे जेड्स पार्टनर्स, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर कौन है आपका, तो देखिए सेक्रीफाइजर है आपका एक्स। तो यहाँ पे टू सेक्रीफाइजर के लिए लिखोगे 2x कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर दिया 5400। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। तो ये आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।